अस्सलाम वालेकुम जी। आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर रेसिप्रोकल लेटिस का। तो रेसिप्रोकल लेटिस तक जाने से पहले हमें अब देखना है कि भाई जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमिन कैसे किया जाता है। हमने पढ़ तो लिए कि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, मगर उनको मालूम कैसे करेंगे। तो आज का बेसिक टॉपिक यही है, तीन मुख्तलिफ तरीकाकार देखेंगे जिससे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मालूम किया जाता है। तो शुरू करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब मैं पहले नाम ले देते हैं कि भाई क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम एक्सरे डायफ्रैक्शन से मालूम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डायफ्रैक्शन से मालूम कर सकते हैं और न्यूट्रॉन की डायफ्रैक्शन से मालूम कर सकते हैं। अब होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम या न्यूट्रॉन की बीम या एक्सरे की बीम जब क्रिस्टल में जाती है तो डायफ्रैक्शन होती है, ठीक है, जैसे लाइट डायफ्रैक्ट होती है ग्रेटिंग से। तो आपके पास ये जो डायफ्रैक्शन है ये सर्टेन स्पेसिफिक डायरेक्शंस में ही होती है। तो ये जो आपके पास डायरेक्शंस को हम मेजर कर सकते हैं स्पेक्ट्रोमीटर से, देन आपके पास उसकी इंटेंसिटी से हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये बेसिक सी आउटलाइन हो गई। अब डिटेल में देखते हैं कि इन तीनों में से कौन ज्यादा फायदे वाला है। एक्सरे का एडवांटेज, इलेक्ट्रॉन से डायफ्रैक्शन का एडवांटेज, तीनों कहाँ कहाँ प्रेफर किए जाते हैं। तो ये बेसिक आज की आउटलाइन है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों देखेंगे। तो शुरू करते हैं कि आपके पास एक्सरे डायफ्रैक्शन क्या है। तो शुरू करते हैं एक्सरे डायफ्रैक्शन से। हम सब जानते हैं एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, स्पेक्ट्रम का हिस्सा है लाइट रेज की तरह। तो जनाब आपके पास जो वेवलेंथ है एक्सरे की वो 10 रेज पर -10 मीटर, यानी जिसे हम 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, उसके इक्विवेलेंट उस ऑर्डर की होती है। तो इसका सादा सा मतलब है कि डायफ्रैक्शन सिर्फ उन ऑब्जेक्ट के साथ होगी जिनका साइज हमारी वेवलेंथ से छोटा है। ठीक होगी बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग बनाना नामुमकिन है कि जो इस ऑर्डर की हो 10 रेज़ पर -10 मीटर की। तो हमें कुछ मुतबादल सोचना पड़ेगा। तो वो मुतबादल हम क्या सोचेंगे कि जो क्रिस्टल के एटम्स हैं वो उनके दरमियान में जो स्पेस है वो रेगुलर होती है, यानी एक पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है, और वो जो ऑर्डर है, जो उनकी स्पेसिंग है, वो भी एक्सरे की वेवलेंथ जितनी होती है, उसी यानी ऑर्डर की होती है। तो इसका मतलब क्रिस्टल तो बना बनाया कुदरती नेचुरल ग्रेटिंग है, तो हम उसे एक्सरे की डायफ्रैक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी वजह से, इसी खूबी को देखते हुए हम क्रिस्टल का अंदरूनी ढांचा मालूम कर लेते हैं, हमें उसके क्रिस्टल का मालूम पड़ जाता है। तो बात समझ आ गई। तो सादा सी वन लाइनर आपको क्या समझ आया कि भाई आपके पास क्रिस्टल का अंदरूनी ढांचा मालूम करना हो तो एक ऐसी वेव अंदर भेजनी पड़ेगी जो जिसका साइज वेवलेंथ उसके स्पेसिंग के कंपैरिजन में हो, ताकि डायफ्रैक्शन होने की प्रोबेबिलिटी हो सके। ठीक है। तो अब तय कर लेते हैं कि भाई ठीक है, हमने मान लिया एक्सरे से डायफ्रैक्शन होगी, तो कितनी आपके पास एनर्जी वाली एक्सरे यूज की जाए। तो हम कहेंगे E=HF, F के साथ hc/लैम्डा लगा लेंगे, h की वैल्यू, c की वैल्यू, वेवलेंथ हमने एंगस्ट्रॉम मानी हुई है। तो ये सारी वैल्यूज डाल के जब हम जूल में आंसर आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो 12.42 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में हमें एक्सरे रिक्वायर्ड होगी, जो कि क्रिस्टल का अंदरूनी ढांचा मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो आपको एक रेंज मालूम पड़ गई कि भाई इस रेंज का फोटॉन चाहिए एक्सरे का, ताकि हम क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मालूम कर सकें। ठीक होगी बात। अब जैसे जैसे आप एनर्जी की रेंज बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास, जैसे आपने अभी जो 1 एंगस्ट्रॉम के लिए तो सिर्फ 12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, अगर आप 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 80 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रखेंगे तो वेव छोटी होती जाएगी, क्योंकि वेवलेंथ और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी वेव छोटी होगी उसका पेनिट्रेशन लेवल बढ़ेगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मालूम करने के लिए सबसे कन्वेंशनल टेक्निक यही है कि हम एक्सरे डायफ्रैक्शन करवाते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं कि भाई एक्सरे डायफ्रैक्शन सबसे सस्ती पड़ती है, कन्वीनियंट मेथड है, यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। फिर आप इसका रिजल्ट फोटोग्राफिक प्लेट या काउंटर पे इजीली देख सकते हैं।
ठीक है। फिर आपके पास एयर्स में ज्यादा अब्सॉर्ब भी नहीं होती क्योंकि आपके पास इसके आयनाइजेशन पावर कम होगी, और फिर आपके पास इसको स्पेसिमन को वैक्यूम में भी रखने की जरूरत नहीं है इस काम के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अच्छे खासे एडवांटेज है। सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि कन्वीनियंट भी है और चीप भी है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं। तो ये आपके पास लाइटर जो आपके एटम्स हैं उनके साथ तो इंटरेक्ट ही नहीं करेगी, इंटरेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। फिर आपके पास सेम एलिमेंट के जो डिफरेंट आइसोटोप प्रेजेंट होते हैं उनको भी ये इंडिकेट नहीं करेगी। तो ये दो इसके डिसएडवांटेज हैं। तो यहां से एक मोटी मोटी बात आपको समझ आ रही होगी कि यार कोई पतली चीज है तो उसमें एक्सरे डायफ्रैक्शन इतना फायदा नहीं देती जितनी थिक चीज के लिए देगी। ठीक है, अब हम चलते हैं जनाब अगली डायफ्रैक्शन जो कि है इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन के लिए। अब इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज होता है और मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं क्योंकि मैटर भी आपके चार्ज से बने होते हैं। तो दो चीजें हमने ज़हन में रखनी है जब हम क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिटरमिन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की डायफ्रैक्शन से। वो क्या कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ गैस में से पास करेंगे या थिन सॉलिड में से, यानी इनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी हो जाती है जब ये गैस में से पास करते हैं या थिन क्रिस्टल से, ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देंगे। दूसरी बात कि एक इलेक्ट्रॉन जब क्रिस्टल में चला जाएगा तो सिर्फ एक ही टक्कर नहीं मारेगा, एक की दफा डायफ्रैक्ट नहीं होगा, मल्टीपल टाइम डायफ्रैक्शन आएगी। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की डायफ्रैक्शन है ये एक्सरे की डायफ्रैक्शन जैसी नहीं है। हम तो एक्सरे की डायफ्रैक्शन में सिर्फ यही बात मानते हैं कि भाई एक दफा आपने डायफ्रैक्ट होके बस काफी बाहर निकल गई हमारी बीम, जबकि इलेक्ट्रॉन की डायफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी वाला होना चाहिए इस बात को तय करते हैं। हम डी ब्रोगली वेवलेंथ का सहारा लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। अब आप एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर, यहां से वेलोसिटी निकाली जा सकती है, 2 दूसरी तरफ चला जाएगा, एम जाके डिवाइड करेगा, सिंपल वी चाहिए तो स्क्वायर उठा लो। ये वेलोसिटी की वैल्यू इस लैम्डा और एच ओवर एम वी में लगा देता हूं, यहां से ये एम एम के साथ एडजस्ट होकर स्क्वायर रूट 2 एम ई आ जाएगा। दोनों साइडों का स्क्वायर ले लो, एनर्जी एक तरफ कर लो, एच स्क्वायर ओवर 2 एम ई आ जाएगा। अब हमें पता है कि भाई एंगस्ट्रॉम लेवल की तो वेव होनी चाहिए, तो इसका मतलब अब आप एच की वैल्यू भी जानते हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जानते हो, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू प्लेस की। तो जनाब इसे एनर्जी आ गई जूल में कन्वर्ट किया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये तो बहुत थोड़ी एनर्जी है। तो इसका मतलब कि आप अगर 150 से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालो तो v, जैसे हमने ये 2 निकाला था v स्क्वायर 2e ओवर m, तो वो वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये 7.26 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड आएगा। तो इसका मतलब लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए होंगे डायफ्रैक्शन के लिए, यही इसका फायदा है। चूंकि अब चार्ज पार्टिकल है मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो ज्यादा लंबे पेनिट्रेशन नहीं कर पाएंगे, यानी शॉर्ट डिस्टेंस में इनकी पेनिट्रेशन ज्यादा होती है। फिर इसीलिए तो हमने कहा था शुरू में कि थिन में अच्छा काम करते हैं। तो आपके पास चूंकि चार्ज है, चार्ज पार्टिकल है, तो इसको मैग्नेटिक लेंस यानी के मदद से भी फोकसिंग अच्छी की जा सकती है, इनसे ज्यादा बेहतर रिजल्ट हासिल किए जा सकते हैं। फिर जैसे मैंने कहा थिन फ्लेक ऑफ सॉलिड से ये जब गुजरता है तो उसमें अगर एटम अपनी लोकेशन पे नहीं है, जिस भी क्रिस्टल को हम स्टडी कर रहे हैं, तो डिसलोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकता है, यानी एटॉमिक स्केल पे अगर कोई डिफेक्ट है उसको भी मालूम कर सकता है। ठीक हो गया। फिर आपके पास जब थिक सॉलिड आते हैं तो ये सिर्फ सरफेस की डिटेल ही बताता है, क्योंकि अंदर तो घुस ही नहीं पाता, इसकी एनर्जी पहले खत्म हो जाती है, सरफेस पे इतनी दफा डायफ्रैक्शन हो जाती है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन आप सिर्फ सरफेस के लिए, थिन फिल्म्स के लिए या वेरी थिन क्रिस्टल या ग्लास गैसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन तो एयर में भी स्कैटर्ड हो जाते हैं, तो इसका मतलब वैक्यूम चाहिए। फिर दूसरी चीज है कि चूंकि मल्टीपल डायफ्रैक्शंस होनी है तो आपके पास आप कोई रिलेशनशिप ही नहीं बना पाओगे पोजीशन और इंटेंसिटी का, कि भाई इसकी इंटेंसिटी में ये बदलाव आया किस डायफ्रैक्शन की वजह से आया, तो इतनी आसानी से हम उसको रिलेशनशिप नहीं बना पाते। ये इसका डिसएडवांटेज था। अब जरा चलते हैं फिर अगली एक और चीज है कि जो डेलिकेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन चूंकि चार्ज पार्टिकल होने के नाते अगर इंटेंस हाई एनर्जेटिक होगा तो ये उनको डैमेज कर देगा, तो इसको इसीलिए ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है, अब इसके मुकाबले पे जब हम न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन में जाते हैं वो ज्यादा यूज होती है। न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन भी एक्सरे डायफ्रैक्शन वाला प्रिंसिपल ही है, मगर फर्क ये है कि न्यूट्रॉन अब चूंकि रिएक्टर से पैदा होते हैं
तो अब ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक मान ले एक तरह से। तो अब कितनी एनर्जी वाला न्यूट्रॉन चाहिए ताकि आप डाइफ्रैक्शन करा पाओ? वेवलेंथ वही एंगस्ट्रॉम लेवल की हमने मान ली, E इज इक्वल टू h स्क्वायर बाई 2m लैम्डा, वैल्यूज प्लेस की सारी। तो आपके पास जूल में आंसर है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब आपने कन्वर्ट किया इसको तो अब चूंकि आपने मैस प्रोटॉन का डाला है तो 0.082 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गए, जूल में वो तकरीबन इतने बनेंगे। अब ये जो एनर्जी आई यहां से अगर मैं इसकी स्पीड निकालूं 4 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड है, यानी इलेक्ट्रॉन के लिहाज से तो काफी कम स्पीड है। तो अब इसका मतलब ये अगर एडवांटेजेस की बात करें तो न्यूट्रॉन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये आइसोटोप्स को में डिफरेंशिएट कर सकता है। वो भला कैसे? क्योंकि आपके पास ये चार्ज पार्टिकल तो है नहीं। अब ये उसके अंदर जब पेनिट्रेट, इसका मतलब जब एक्सरे है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है एलिमेंट के, जबकि न्यूट्रॉन तो नहीं करता क्योंकि इस पे तो चार्ज ही नहीं। तो ये इसके हमसाए के अंदर, यानी किसी एक जगह से डाइफ्रैक्शन हुई है तो उसके हमसाए में अगर कोई डिफरेंस तो उसे बिल्कुल डिफरेंट डाइफ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप आसानी से फर्क कर पाएंगे कि आया आइसोटोप अवेलेबल है या नहीं है। फिर आपके पास लाइटर जो ऐसे हाइड्रोजन है तो वहां पे डाइफ्रैक्शन के रिजल्ट्स इसके ज्यादा बेहतर आते हैं। जब आपने पढ़ा था ना एक्सरे तो आपको बताया गया था कि उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे, यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं न्यूट्रॉन डाइफ्रैक्शन के साथ। फिर आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल की इन्वेस्टिगेशन भी की जा सकती है। क्यों? न्यूट्रॉन के पास स्पिन होती है और ये आपके पास जो स्ट्रक्चर के अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उनके साथ इंटरेक्ट भी कर सकता है। तो इस लिहाज से हम मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी हासिल कर सकते हैं इसकी मदद से। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे बड़ा यही है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है भाई पैदा, तो कॉस्टली बहुत है। फिर वैक्यूम चाहिए तो इसको भी डाइफ्रैक्शन कैरी करने के लिए। एक और बड़ा मसला है कि इलेक्ट्रॉन के लिए थिन सैंपल चाहिए था जबकि इसके लिए थिक सैंपल चाहिए। वजह क्योंकि आपके पास इसकी जो स्कैटरिंग है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड ही नहीं कर रही, क्योंकि इसने तो इंटरेक्शन उसी से करना है जो इसके रास्ते में आएगा। इलेक्ट्रॉन तो मटेरियल स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट चार्ज पार्टिकल की वजह से डाइफ्रैक्शन हो जाता था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपको थिक जो अगर आपके सैंपल्स हैं वहां पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जनाब हमारे पास तीनों आपने देख ली कि भाई आपके पास एक्सरे डाइफ्रैक्शन के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, इलेक्ट्रॉन के और न्यूट्रॉन के। तो इससे आगे अब हम लेके चलेंगे चूंकि एक्सरे ही हमारा बेसिक है, मोस्ट कन्वीनियंट है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो उसी को जरा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ब्रैग्स लॉ उसकी बुनियाद बनेगा। तो जनाब अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।